मैं ज़रा स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। अच्छा, स्क्रीन शेयर हो रही है ना आपके साथ? यस सर, स्क्रीन शो हो रही है आपकी और रिकॉर्डिंग भी कर लीजिएगा। रिकॉर्डिंग ऑन है। रिकॉर्डिंग ऑन है। चलें, सेट हो गया। अच्छा जी। तो हमने अभी तक ये देखा कि हमारे पास हम इस सिंपल रिक्वेस्ट का जो मॉड्यूल है उसको यूज़ करते हुए रिक्वेस्ट भेजते हैं, और उसके अगेंस्ट जो है वो हमें इस तरह करके जो है वो उसकी उसके एक्सट्रीमली यूजफुल जितनी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होती है वो सारी की सारी निकाल के आपके हाथ में देता ही है। तो दैट्स वेरी 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 गुड इंफॉर्मेशन फॉर अस। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर फर्ज करें किसी कंपटीटर का एनालिसिस कर रहे हैं, तो उसने जितनी भी प्रोडक्ट्स लगाई हुई हैं फर्ज करें अमेजोन की, तो वो भी आप इस तरह करके स्क्रैप कर सकते हैं। वो आज हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट सेशन में मैं जो है ना वीकेंड पे जो अभी संडे को जो हमारा सेशन होगा उसमें हम कोई एक ना एग्जांपल ले लेंगे इसकी, किसी भी एफिलिएट वेबसाइट की, और वहां से उसकी जितनी भी प्रोडक्ट्स होंगी वो सारी की सारी स्क्रैप करेंगे। तो वो मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे करना है आपने। और इसी तरह आपने वर्ड काउंट करना है, या इस तरह की जो अफिलिएट मार्केटिंग की जितनी भी बुनियादी चीजें हैं वो सारी की सारी हम जो है ना संडे वाले दिन जो हमारा सेशन होगा उसमें वो पैरामीटर हम सारे निकालेंगे, जो कि हम नॉर्मली रिसर्च करते वक्त यूज करते हैं अफिलिएट मार्केटिंग की रिसर्च करते वक्त। अच्छा, आप इस तरह करके टेक्स्ट वगैरह जो है उसको निकाल सकते हैं। इसके अलावा और देखें और इसके अंदर आपको क्या मिलता है, आप इसको एक्सप्लोर भी कर सकते हैं, मजीद देखें क्या क्या चीजें इसके अंदर आ सकती हैं। वो जो मैंने आपके साथ वेबसाइट शेयर की थी ना, इसकी seoaudits.io वाली, उन्होंने वो जितने भी एनालिसिस करने होते हैं वो इस तरह करके ऑटोमेट करके करते हैं। हाथ से बैठ के आप जो है वो नहीं कर सकते। अच्छा, इसमें एक और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, वो आपको यहाँ पे मिलेगा यूआरएल, r.url। तो ये वो फाइनल यूआरएल है जो उसने देखा है। अगर आपकी वेबसाइट पे एक यूआरएल से दूसरा यूआरएल, दूसरे से तीसरा यूआरएल इस तरह करके रीडायरेक्ट हो रहे हैं ना, तो ये हमेशा आपको यहाँ पे फाइनल यूआरएल फिर दिखाएगा। तो आप ये भी देख सकते हैं, आपको ये पता चल जाता है कि भाई आपका जो फाइनल लैंडिंग पेज था वो कौन सा था। तो वो आप इस तरह करके इधर से निकाल सकते हैं। अब हम ये करते हैं कि हमारे पास ये जो वेरिएबल है इसको हम जरा एक्सप्लोर करते हैं, जो कि आर्काइव के ऊपर जाके आपकी वेबसाइट की जो डेट है उसको निकालता है। और उसके लिए आपने करना ये है, यहाँ पे जाएंगे, ये हमने ऑलरेडी इसको किया हुआ है। इनफैक्ट ये ऊपर था हमारा, मैं उधर से कॉपी कर लेता हूँ। ये वाला जो है इसको कॉपी करते हैं। अब हमारे पास ये आ गया। अभी आपने ये नोट किया कि ये जो हमने इधर ऊपर छोटा सा फंक्शन लिखा है ये वाला रिक्वेस्ट का, इसको भी कॉपी कर ले। एक तो आपके पास ये फंक्शन है जो कि आपको यूआरएल देता है, ठीक है, ये आपके पास यूआरएल आ गया। इसी तरह ये रिक्वेस्ट का फंक्शन है, ये यहां पे आपसे यूआरएल ले रहा है, तो आप इसको यूआरएल दे दें। ये वाला जो यूआरएल है ये हमने यहाँ पे इसको दे दिया, और यहाँ पे ये हमें अब इसकी रिक्वेस्ट निकाल के दे देगा। एंटर करें। ये देखिए इसने इतने माइक्रो सेकंड्स लिए हैं इसको रिक्वेस्ट को रीड करने के लिए, ठीक है। और ये जो यूआरएल है बेसिकली ये जो आर्काइव की वेबसाइट है उसका यूआरएल। अब आप इसको देखें क्या इसके अंदर लिखा हुआ, एंटर करें। तो ये देखें इसने यहाँ पे ये वाली जो इंफॉर्मेशन थी अब आपके सामने यहाँ पे आपके ब्राउजर के अंदर निकाल के दे दिया। इसको कहते हैं ना मजा आया, इसको देख के बंदा कहता है यार हाँ ये एक कोई इंपॉर्टेंट मजे का काम हुआ है। अब मैं अगर कहता हूं कि नहीं, मैंने ये मेरे पास जो अब रिटर्न आ रही है, ठीक है, ये बेसिकली एक स्ट्रिंग की फॉर्मेट में है, क्योंकि आप जब जो स्ट्रिंग होती है ये इस तरह देखिए ये सिंगल कोड के साथ स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो इसको ये डिक्शनरी नहीं है, ठीक है। जो डिक्शनरी होती है उसके अंदर ये आपके स्टार्ट में सिंगल कोट्स नहीं होती, तो आपको इसको पहले डिक्शनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो भी हम करते हैं, लेकिन अभी हम पहले इसको जरा अपने कोड को जरा थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि ये हमारे लिए जो है वो ज्यादा जरूरी है। तो मैं इसको रिक्वेस्ट वाले को थोड़ा सा इसको ऑर्गेनाइज करता हूँ कोड को, और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि ये मेरा कोड है, इसको भी मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, एक फंक्शन इसका बना लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए अब मेरे पास ये यूआरएल है, और यूआरएल की मैं रिक्वेस्ट भेजता हूँ, और रिक्वेस्ट के साथ जो है मैं यहाँ से इसका टेक्स्ट जो है वो निकाल लेता हूँ। ये देखें
इतना सा फंक्शन है जो कि ये सारे का सारा मैजिक कर रहा है आपके लिए। ये फंक्शन है, इसको मैं एंटर करता हूं तो ये देखें, यहां पे मैं जो भी वेबसाइट दूंगा उसकी जो है ना, ये मुझे क्लोजेस्ट डेट जो है वो निकाल के, ये टाइम स्टैम्प निकाल के उसने दे दिया। ठीक है। अच्छा पाइथन के अंदर जो है ना एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होती है, जेसॉन की लाइब्रेरी। एक मिनट बता देता हूँ मैं आपको, पाइथन जेसॉन लोड स्ट्रिंग टू डिक्ट, इसी को हम खोल लेते हैं। अब पाइथन के अंदर जेसॉन क्या होता है? जेसॉन बेसिकली, ये जो टर्मिनोलॉजी है ये जावास्क्रिप्ट से आई है, जावास्क्रिप्ट वाली साइड पे। आपके पास जो है ना सीरियल ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं ना, सीरियलाइजेशन डी सीरियलाइजेशन क्या होती है? आप रीड और राइट के जो फंक्शनैलिटीज हैं आपने वो अपने कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो वो प्रोवाइड करती है। जो पाइथन है, पाइथन के अंदर जेसॉन इटसेल्फ बिल्ट इन नहीं थी, ये जावास्क्रिप्ट वाली साइड से आई है, वहां से ये जेसॉन के सीरियल ऑब्जेक्ट्स आए हैं। तो उसमें होता क्या है, ये जहां पे हमारे पास ये जो डाटा नजर आ रहा है आपको, ये जावास्क्रिप्ट के फॉर्मेट, सॉरी जावास्क्रिप्ट क्या है, ये जेसॉन के फॉर्मेट में है। लेकिन जेसॉन जो है ये इक्विवेलेंट है, तकरीबन वैसे ही काम करती है, तकरीबन 100% नहीं है, जैसे कि पाइथन की डिक्शनरीज काम करती हैं। तो अगर आपके पास जेसॉन का कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो अगर आप उसको पाइथन के अंदर डिक्शनरी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो सिंपल, टेक्निकली स्पीकिंग वो डिक्शनरी ही है। जैसे आप देखें ये आपको करली ब्रैकेट्स के साथ स्टार्ट करेगा और फिर ये आपके पास उसके की आ जाएगी और उसके साथ अब ये डबल कॉलम्स आ जाएंगे और वैल्यूज आ जाएगी, जिस तरह डिक्शनरी के अंदर आपके पास होती है। लेकिन क्योंकि ये ऑलरेडी स्ट्रिंग में आ रहा है, क्योंकि ये स्ट्रिंग के अंदर डाटा हमें डिलीवर हुआ है, तो पहले हमें इसको जेसॉन के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसके लिए पाइथन का जो जेसॉन की लाइब्रेरी है ना, मैं यहां पे लिखता हूं अगर मुझे यहां पे नजर आ जाए, आपके रेफरेंस के लिए ये, हाँ जी यहाँ पे आपको मिल जाएगी ये वाली लाइब्रेरी है। हमेशा कोशिश करें आप पाइथन की डिक्शनरी जो है ना आपकी डॉक्यूमेंटेशन, उसके साथ भी अपने आप को जो है वो अफिलिएट, अपने आप को जो है वो एसोसिएट करें, उसको रीड करना सीखें, ताकि आपकी जो अफीन होते हैं ना, मतलब आप उसके यूज टू हो जाएं, आपको पता हो कि क्या नई अमेंडमेंट आ रही हैं। अगर आपने कभी पाइथन की डॉक्स नहीं देखे तो आपको आज पता चल रहा होगा कि जब ऊपर टॉप लेफ्ट पे जाए ना तो आपको पता चल जाता है, आप जो है ना इसको किसी और लैंग्वेज में भी देख सकते हैं डॉक्स को। और जो लेटेस्ट वर्जन है वो 3.11.3 चल रहा है पाइथन का, और डेव का वर्जन जो करंट डेवलपमेंट चल रही है वो 3.12 में चल रही है। तो कम से कम डिक्शनरी जो होती है ना डॉक्यूमेंटेशन, आपको इटसेल्फ देख के भी काफी एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अच्छा, अब ये जो जेसॉन है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन आप इसको बोलते हैं जेसॉन, ठीक है। ये बेसिकली आई है जावास्क्रिप्ट से ही आई है, उसकी इनकोडिंग और डिकोडिंग आपने करनी है। आपके पास जो डाटा है वो इनकोडेड है स्ट्रिंग्स के फॉर्मेट में आपके पास आया, तो उसको आपने जब एक्सट्रैक्ट करना है तो आपने बेसिकली ये वाला लोड्स का फंक्शन जो है वो स्टार्ट करना है, डिकोड करना है आपने इसको। लोड को अगर आप, सॉरी लोड और एस है इसके साथ, एस का मतलब है ये स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग को लोड कर रहे हैं आप, उसके अंदर आपने सिर्फ स्ट्रिंग देनी है तो वो उसको लोड कर देगा। तो हम ये वाला जो फंक्शन है इसको अभी यूज करते हैं। यूज करने के लिए आपने करना क्या, आप यहां पे आए, आप लिखेंगे इंपोर्ट जेसॉन और जेसॉन डॉट लोड्स करेंगे, और उसके अंदर आप आर डॉट टी एक्स टी की जो वैल्यू आपको रिटर्न आई है ना ब्राउजर में, ये वाली वैल्यू जो कि आपको यहाँ पे प्रिंट हुई भी नजर आ रही है, उसको आप दे देंगे। अब इसको आप एंटर करें, आप देखेंगे आपके पास ये जो डाटा आ रहा है, ये जेसॉन की जो डिक्शनरी है ना, बेसिकली ये डिक्शनरी फॉर्मेट के अंदर अब आपके पास डाटा आ गया। अब आप इसके साथ जो मर्जी करें, जो जैसे एक पाइथन का ऑब्जेक्ट होता है आपके पास, मैं यहाँ पे कह देता हूँ डाटा, चले मैं अभी कहता हूँ, इसको कहता हूँ आर्काइव डाटा, कुछ भी मैं इसको नाम दे देता हूँ, एंटर करता हूँ। अब ये मेरे पास आर्काइव डाटा आ गया, एंटर किया तो ये देखिए अब आपके पास आर्काइव डाटा आ गया। आप कहते हैं नहीं मैंने आर्काइव डाटा के अंदर से जो है ना वो लेनी है, सबसे पहले देखना है, ये देखिए आपके पास एक तो आ रहा है यूआरएल और दूसरी आ रही है आर्काइव की स्नैपशॉट। हमारी इंटरेस्ट जो है वो स्नैपशॉट के अंदर है, तो मैं कहता हूँ मुझे स्नैपशॉट दिखाओ इसकी। जब स्नैपशॉट्स को देखता हूँ तो वो मुझे कहता है जो उसकी क्लोजेस्ट स्नैपशॉट है ना इस डेट के बाद, वो ये वाली है, तो हम उसको देख लेते हैं। इसके अंदर मैं जाता हूँ और मैं कहता हूँ नहीं मैंने क्लोजेस्ट को देखना है, आप चाहें तो आप इसके अंदर क्लोजेस्ट को दे दें,
ये देखें, ये अब उसने क्लोजेस्ट को निकाल दिया। तो जब आप काम कर रहे होंगे तो आपने शुरू में स्टेप बाय स्टेप करनी है चीजें। जब आपका हाथ बैठ जाएगा तो आपको पता होता है कि यार इसके बाद ये वाली चीज आ रही है, ये वाली चीज आ रही है। इफ इट टेक्स टाइम, टेक योर टाइम, इतना ज्यादा जरूरी नहीं है। और उसके बाद आप यहाँ पे जो है इसको टाइम स्टैंप दे दें, एंटर करें। ये वो टाइम स्टैंप है जिसके ऊपर इस एसईओ विंग्स का फर्स्ट स्नैपशॉट लिया गया था। ये वो डेट है, 2021 की अगस्त की 2 तारीख को इसका पहला स्नैपशॉट लिया गया था। अब आपने ये करना है, ये वाला पूरा का पूरा डाटा आ गया। मैं इसको ना एक दफा नीचे कॉपी कर देता हूँ एक अलहदा फंक्शन बनाने के लिए, आपको सिर्फ बताने की हद तक ये मैं कर रहा हूँ। और उसके बाद हम कहते हैं कि नहीं, हम ये वाला कोड भी कॉपी कर लेते हैं और जेसन को हम ऊपर ले जाते हैं और आर्काइव डेट में ये टेक्स्ट को हम डिलीट कर देते हैं और आर्काइव डेट आ गई। और आर्काइव डेट के अंदर जो मेरी ये वाली डेट है ना, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, अब मैं जब इसको एंटर करता हूँ तो अब ये आप देखें, जैसे ही मैंने ये इंफॉर्मेशन सारी की सारी एंटर की है, उसने मुझे उसकी जो आर्काइव की जो लास्ट फर्स्ट फर्स्ट स्नैपशॉट डेट थी वो निकाल के दे दी है। फर्स्ट क्यों है? वो इसलिए कि जो हमने एपीआई का एंड पॉइंट एक्सेस किया उसके अंदर यही डेट आती है। ठीक है, आप कोई और एंड पॉइंट यूज करेंगे, जो भी होगा उसके मुताबिक वो उसकी डेट निकाल के दे देगा। अब यहाँ पे हम जाते हैं, मैं जाता हूँ सर्पविंग्स.com के, मैं कहता हूँ कि मुझे निकाल के दो। उसके पास सर्प विंग्स की कोई स्नैपशॉट पड़ी हुई नहीं, क्योंकि ये रिसेंटली मैंने लॉन्च किया तो ये शायद उसके पास अभी तक पड़ी ही नहीं हुई। हम यहाँ पे कोई और ले लेते हैं, DW.com को लेके देखते हैं। हाँ जी, DW जो डोशे वैली जर्मन न्यूज़ वेबसाइट है, उसकी उसने मुझे निकाल के दी है। कहता है कि 1996 का 11 नवंबर 1996 की जो है ना उसके पास एक स्नैपशॉट पड़ी हुई है। ठीक है, तो ये क्या है, पहले फॉरवर्ड जो है वो आपके उसके पास जो है वो ईयर के हैं, फिर दो जो हैं वो उसकी मंथ के हैं, 11वें महीने के, फिर जो दो हैं वो उसकी डेट है सेकंड के, 2 नवंबर 1996, और उसके बाद 17 बाद के 50 मिनट और 9 सेकंड के ऊपर उसने इसका स्नैपशॉट लिया था। अभी हमने डेट के फॉर्मेट जो हैं उनके ऊपर काम नहीं किया, वो भी हम करेंगे, लेकिन आपको बताने के लिए कि इस तरह करके आप डाटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, आप अपना डाटा जो है वो हार्वेस्ट कर सकते हैं। फर्ज करें अच्छा, ये तो हमने किया, इसका एक प्रॉपर यूज केस हम अफिलिएट मार्केटिंग में तो बहुत ज्यादा यूज करते हैं। भाई मैंने फर्ज करें मेरे पास 50 वेबसाइट्स हैं और मैं ये देखना चाह रहा हूं कि इनमें से कौन सी वेबसाइट्स हैं जो पैसे भी कमा रही हैं और पिछले 1 या 2 साल के अंदर बनी हैं। तो वो 1 या 2 साल के अंदर कब बनी है उसका डेट तो मुझे पता होनी चाहिए ना। तो वो कैसे पता चलेगी? उसका तरीकाकार ये है कि आप इस तरह करके उसकी आर्काइव चेक कर लें। एक तरीका यह है कि आप मैनुअली वहां पे क्लिक करें, जो कि नॉर्मली आपको जितने भी मार्केट अफिलिएट मार्केटर्स मिलेंगे वो मैनुअली चेक करते हैं आर्काइव के ऊपर जाके, या ब्राउजर की एक्सटेंशन के साथ कर लें। उसका भी डायरेक्ट वे को नहीं है, उसके लिए भी आपको जो मैंने वीडियो बनाई हुई है यूट्यूब के ऊपर वो फॉलो करनी पड़ेगी प्रोसीजर, उसके बैक एंड पे भी यही काम हो रहा होता है। या तीसरी ऑप्शन ये है कि आप इस तरह करके आप अपना एक फंक्शन बना लें जो कि हमेशा आपके लिए चेक करता रहे। तो अब हम इसको एक फंक्शन के अंदर कन्वर्ट करते हैं, फंक्शन में कन्वर्ट करना है, डेफ लिखते हैं और चेक फंक्शन का नाम दें, और साथ में क्या ये एक वेरिएबल लेगा, डोमेन का नाम लेगा, और अल्लाह भला करे ये इसकी आर्काइव की जो डेट होगी उसको निकाल के रिटर्न कर देगा मुझे। और ये डोमेन अब हमें यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है। ये एक हमारे पास फंक्शन बन गया और मैं फंक्शन को यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ। ये मेरा फंक्शन है। अगली लाइन में मैं जाता हूँ और यहाँ पे जाके मैं कहता हूँ कि भाई मुझे इसकी चेक करके दो, चेक आर्काइव डेट। ठीक है, अब मैं इसको एंटर करता हूँ। सॉरी, मैंने स्पेलिंग मेरे ख्याल में को गलत लिखी है, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अब ये देखें, मैंने इसको आर्काइव चेक करने के लिए कहा है कि इस डेट की इस जो ये जो मेरे पास है ना डोमेन, इसकी आर्काइव एज जो है वो चेक करो। ये उसने चेक करके मुझे निकाल दी है। अब मैं यहाँ पे जाके फर्ज करें दोबारा अपनी अपनी वाली पे आता हूँ, एंटर करता हूँ, तो ये देखें ये उसने अब मुझे अपनी मेरी वेबसाइट की आर्काइव डेट जो है वो निकाल के दे दी है। इसी तरह आप चाहें तो आप किसी और वेबसाइट की लेट से कि हम स्टैक ओवरफ्लो की लेना चाह रहे हैं, तो आप स्टैक ओवरफ्लो को ले लें। यहाँ पे आए स्टैक ओवरफ्लो डॉट कॉम को दें, और ये स्टैक ओवरफ्लो डॉट कॉम 2004 फरवरी 3 फरवरी को इसकी पहली आर्काइव का स्नैपशॉट आपके पास आया था। ठीक है, तो इस तरह करके आप बहुत ज्यादा जितने भी आपके कंपटीटर्स हैं उन सबको आप
सिलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो आप कह सकते हैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लें, लिस्ट ऑफ, आप उसकी एक लिस्ट बना लें। फर्ज करें एक लिस्ट के अंदर मेरा पहला कंपटीटर यही है, और फिर मेरे पास दूसरा दूसरा जो है वो फर्ज करें dw.de है। मैं ऐसे कंपैरिजन के लिए आपको बता रहा हूँ। और फिर उसके बाद जो तीसरा है वो है मेरे पास फर्ज करें एसईओ विंग्स ही है, और मैं इसको एंटर करता हूँ। अब ये मेरे पास लिस्ट ऑफ कंपटीटर है। मैं चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ कंपटीटर इन लिस्ट ऑफ कंपटीटर्स, और मैं यहाँ पे आके यहाँ पे अब मैं ये वाला फंक्शन जो है उसको कॉल कर लेता हूँ। दैट्स इट। अब मैं यहाँ पे डोमेन की बजाय जो है वो उसको कंपटीटर का नाम दे दूंगा। दैट्स इट। और ये मुझे क्या करेगा, अब हर कंपटीटर की जो वैल्यू है वो निकाल के दे देगा। अब मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ। एक मिनट, यहाँ पे आपको इसको प्रिंट करवाना पड़ेगा, और साथ में आप इधर यहाँ पे अपना कंपटीटर भी लिख दें, ताकि आपको पता हो कि किस कंपटीटर की बात कर रहे हैं। ये देखें, ये उसने पहला कंपटीटर लिया और साथ में बताया कि इसकी डेट ये थी, दूसरा कंपटीटर लिया उसकी डेट ये थी, तीसरा कंपटीटर लिया और उसकी डेट ये थी। ठीक है। तो इस तरह करके आप अपने कंपटीटर को ले सकते हैं। ये कंपटीटर आपको कहां से मिलेंगे, ये आपको गूगल से मिल सकते हैं, एएचआरएफ से मिल सकते हैं, किसी भी टूल से आप ले सकते हैं। उनकी लिस्ट बनाएं, इस फंक्शन के अंदर दें, तो आपको यह पता चल जाएगा कि उनकी फर्स्ट आर्काइव डेट क्या थी। ठीक है। तो वहां से हमें यह पता चल जाएगा कि ये अब आर्काइव इनकी मौजूद है या नहीं है, अगर नहीं है या कितने पुराने हैं। अभी हमने क्योंकि टाइम्स और उसको नहीं किया, तो इस वजह से आपको यहाँ पे ये एक बड़ी लंबी सी स्ट्रिंग नजर आ रही है, और डेट के ऑपरेशन इसके ऊपर हमने नहीं किए। नेक्स्ट टाइम या नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जब डेट्स को डिटेल में देखेंगे, तो वहां पे हम इन चीजों को भी डिटेल में देखेंगे कि आपने इसमें डेट की प्रोसेसिंग कैसे करनी है, टाइम स्टैम्प्स की प्रोसेसिंग कैसे करनी है। लेकिन इतना आज तक, आज की अभी करते हुए आपको यह पता चल गया होगा कि आपने अपने कंप्यूटर की आर्काइव डेट जो है उसको कैसे निकालना है, कैसे प्रोसेस करना है। अब मैं इसको एक्सेल के अंदर ले जाऊं या पाइथन के किसी टूल के अंदर जैसे नमपाई में, पांडास में ले जाऊं, वट मेरे पास डाटा आ रहा है, और ये डाटा इंतहा का ला इंतहा डाटा जो है वो मेरे पास आ रहा है। आप मैनुअल काम करते हुए भी एक लिस्ट बना सकते हैं इसकी, और इसको यूज कर सकते हैं। इसी तरह फर्ज करें यहां पे मैं एक और फंक्शन बना लेता हूं, हु इज का, हु इज चेकर के नाम से। वो मुझे ये बताता है कि ये जो डोमेन है मेरे पास, ये इसकी जो रजिस्ट्रार के पास इंफॉर्मेशन है वो क्या है। ये आज नहीं हम करेंगे, किसी नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ना इसका भी बता दूंगा। जैसे कि आप जाए ना, अगर मेरी वेबसाइट पे जाते हैं ऑनलाइन टूल्स में, तो यहाँ पे आप एक टूल जो है मेरा टूल है, आप उसको अभी भी चाहें तो आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हुज चेकर में जाएं अगर, और यहाँ पे जाके आप कहते हैं फर्ज करें एसईओ विंग्स को चेक करते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे ये उसका पूरा एसईओ का जो है ना वो उसका रिकॉर्ड निकाल के बता रहा है कि ये जो डेट है, ये डोमेन जो है वो मैंने इस डेट को जो है वो रजिस्टर्ड करवाई थी 2021 5/14 को, 14 मई 2021 को मैंने रजिस्टर्ड करवाई थी। तो इस तरह करके आप ये वाला रिकॉर्ड जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये बेसिकली हम कोशिश करेंगे कि किसी एक लेक्चर में आपको मैं यहाँ पे इसको प्रोसेस करके भी दिखा दूं। तो उसका एडवांटेज ये होगा कि अब आपके पास कंपटीटर है, कंपटीटर की आर्काइव की डेट भी आ रही होगी और साथ में हुज की डेट भी आ रही होगी। तो उससे आपको अपने एनालिसिस करने में, कंपटीटर को जो तगड़ा कंपटीटर है और उसके पैसे भी बन रहे हैं वो निकालने में जो है वो आसानी होगी। तो इस तरह के जो टूल्स हैं, काफ़ी ज़्यादा टूल्स हैं, वो जो है वो हम वक्त के साथ जो है वो सारे के सारे आपको बताएंगे। जितना भी कोई मैं समझता हूँ कि ज़रूरी है आपको बताने, वो सारे आपके साथ मैं शेयर करूँगा। तो आज के लिए जो है वो हम यहाँ पे इसी इसी जगह पे इसको थोड़ा सा वाइंड अप करेंगे। अगर आपके कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं तो आप काइंडली वो पूछ लें, इससे रिलेटेड जो अभी आज हमने काम किया है। और नेक्स्ट जो हमारा संडे वाले दिन सेशन होगा, उसमें फिर हम इसी को यहीं से थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे और डाटे को मजीद जो है वो एक्सट्रैक्ट करेंगे, रिफाइन करेंगे। आई विल ट्राई कि हम हु इज़ वाला जो है इसको उसके अंदर इंक्लूड कर लें, और कोई एक दो मजीद एक्सरसाइजेज हैं जो हम इसके अंदर यूज़ करते हैं, अफिलिएट मार्केटिंग के अंदर नॉर्मली यूज़ करते हैं।
ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसको एफिलिएट मार्केटिंग में यूज़ करें, आप इसको नॉर्मल जो आपका कंपटीटर है, क्लाइंट ने कोई आपको डाटा दिया हुआ है, आप उसकी ग्रोथ के ऊपर काम करना चाह रहे हैं, तो वहां पे भी आप उसके कंपटीटर का एनालिसिस जो है वो कर सकते हैं। बेसिकली ये कंपटीटर एनालिसिस में हम इस तरह करके आर्काइव की डेट्स को चेक करते हैं, या हु इज की डेट को चेक करते हैं, या फर्ज करें आप एक और फंक्शन जो है वो लिख सकते हैं, वर्ड काउंटर। आप अपना वर्ड काउंटर लिखेंगे और इस तरह करके ये पेज होगा और साथ में वो आपको उसका बताएगा कि ये क्रिएट कब हुई है, उसका हु इज क्या, और उसका जो मेन पेज है उसके ऊपर कितने वर्ड्स पड़े हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा यूआरएल्स कितने हैं, एक्सट्रैक्टर्स। ठीक है, एक्सटर्नल कितने यूआरएल हैं और इंटरनल कितने यूआरएल हैं, उसकी लिंकिंग कैसे हुई है। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आप निकाल सकते हैं। यूजफुल क्यों है ये, आपको ये पता चल जाता है कि भैया इसने ये वाली जो वेबसाइट है इसने अपने इंटरनल पेजेस को इतने ज्यादा लिंक्स दिए हुए हैं, दूसरी वाली ने ज्यादा दिए हुए हैं, एक ने कम दिए हुए हैं। ठीक है, और किस किस पेज को दिए हुए हैं। जब आपके पास ये इंफॉर्मेशन आती है तो आपको कंप्यूटर को एनालाइज करने में आसानी होती है, अपनी स्टोरी टेलिंग करने में आसानी होती है। और आप अगर उसकी आपको ये पता हो कि उसकी ट्रैफिक कितनी आ रही है, ट्रैफिक की वैल्यू कितनी आ रही है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि भाई जिसने इंटरनल लिंकिंग, एक खास किस्म की इंटरनल लिंकिंग की हुई है और एक्सटर्नल लिंकिंग उसने अपने कंप्यूटर को एक्सटर्नल लिंक्स नहीं दिए हुए, ठीक है, तो उसकी ग्रोथ कैसी हो रही है, आया वो पैसे ज्यादा कमा रहा है या दूसरा पैसे ज्यादा कमा रहा है। इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उनको आप इस बेसिक इंफॉर्मेशन की बेस पे जो है वो एनालाइज कर सकते हैं। और एक्सटर्नल से हमें यह भी पता चलता है कि भाई ये कोई वो तो नहीं लगा रहा, लिंक सेलर तो नहीं है जिसने हर दूसरी तीसरी वेबसाइट को रैंडम यूआरएल जो है वो बेचे हुए हैं। जब आप किसी भी वेबसाइट के एक्सटर्नल लिंक्स जो है वो निकालते हैं तो वो भी आपको पता चल जाता है कि ये कोई वो तो नहीं है, पीबीएन तो नहीं लगाया हुआ, प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क तो नहीं उसने कोई बनाया हुआ कि वो भाई एक वेबसाइट है। और क्योंकि अगर वो पीबीएन बना हुआ है और आप कहेंगे ये मेरा कंपटीटर है तो वो गलत बात है, क्योंकि पीबीएन का काम नेटवर्क लिंक्स बेचना है। तो आप इजीली कह सकते हैं कि नहीं मेरा ऐसा कोई लेना देना नहीं है, ये मेरा कंपटीटर नहीं है। तो कंपटीटर की क्लासिफिकेशन करते हुए भी जो है ना आपको सहूलत रहती है। अनलेस कि आप एक ऐसा आप खुद पीबीएन बनाना चाह रहे हो तो फिर तो वो ऑफकोर्स आपका कंपटीटर बन जाएगा। तो ये आज की चीजें हैं। ये वाली जो बाकी कुछ रह गए पैरामीटर्स एक यूआरएल से, ये हम फिर नेक्स्ट सेशन के अंदर कर लेंगे। और कुछ मजीद टिक्स बताऊंगा कि आपने क्या करना है, कि आपकी जो आपको बोट की आपकी जो डिटेक्शन है वो ना हो। अभी आप इसको बहुत ज्यादा बड़े यूआरएल्स पे करेंगे तो हो सकता है कि आपको आर्काइवर की वेबसाइट वाले जो हैं वो ब्लॉक कर दें कि भाई ये तो बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही है, कोई बोट है। तो उससे अवॉइड करने के लिए आपने हेडर्स कैसे यूज करने हैं, आपने एक नॉर्मल यूजर को कैसे सिमुलेट करना है, वो सारा का सारा काम आपको जो है ना वो भी साथ साथ सिखाऊंगा। अभी आज के लिए ये सिर्फ इतना ही है। तो क्वेश्चन है तो वो काइंडली आप पूछ ले मेरे से। कि यह सारी चीजों की समझ आ गई है। सर सर ये फाइल आप जो है ना जल्दी अपलोड कर दीजिएगा, अच्छा मैं कर देता हूँ। क्योंकि फिर इसकी प्रैक्टिस भी करनी है ना। ठीक है मैं कर देता हूँ, आपके साथ शेयर कर सर देता हूँ। आपकी मरियम के साथ क्लास हो गई या नीच नहीं अभी रिसर्च नहीं से हुई, लेके? वो उनको थोड़ा सा डोमेस्टिकली बिजी थी तो वो नहीं हुई उसके ऊपर मेरी क्लास उनके साथ अभी। ओके, मैं वेट कर रही थी क्योंकि फिर मैं अपनी एफिलिएट वेबसाइट बनाना चाह रही थी, तो मैंने बोला फिर मैं ये सारी चीज़ें जो आप बता रहे हैं वो अपनी वेबसाइट पे ही लेके कर लूंगी। हाँ जी बिल्कुल, आप सबको जितने भी आप यहाँ पे बाकी 5-6 बंदे बैठे हो जिनके साथ मेरी 1-to-1 डिस्कशन ऑलरेडी हो चुकी है, मैं आप सबको कह रहा हूँ आप अपनी वेबसाइट बनाएं। क्लाइंट की वेबसाइट पे काम करेंगे क्लाइंट को फायदा होगा, अपनी वेबसाइट पे काम करेंगे एक तो आप सीखेंगे, दूसरा उसका जो भी मॉनिटरी फायदा होगा वो आपका अपना होगा। अगर क्लाइंट ने पैसे कमाने हैं तो भाई आप अपने लिए भी कमाए ना पैसे। सो दैट्स वाई सर, इसीलिए नीच का इम्पोर्टेंट है ना फिर वो, क्योंकि वही नहीं सिलेक्ट है कि आप बनाएंगे किस चीज़ पे, तो इस वजह से मैं आपकी क्लास का वेट कर रही हूँ। चले मैं मरियम के साथ डिस्कस करता हूँ, शायद नेक्स्ट वीक होगा, इस वीक तो बहुत मुश्किल है क्योंकि अभी आज का भी लेक्चर मैंने बड़ी मुश्किल से ही दिया, आप लोगों को बोलना बहुत ज़्यादा पड़ता है और मैं बिल्कुल बेड रेस्ट पे हूँ। जी जी सर, कोई इशू नहीं है, नेक्स्ट वीक कर लें या फिर आपकी तबीयत थोड़ी बेहतर हो जाए हाँ फिर नहीं कर लीजिएगा। इंशाल्लाह, मेरे हाल में संडे मंडे नेक्स्ट वीक के अंदर जो है ना मैं मरियम से बात करता हूँ, वो भी आ चुकी होंगी, कल उनका मैसेज मेरी उनसे थोड़ी बात हुई है, तो मैं उनके साथ फाइनल करके फिर आपको बता देता हूँ सेशन का। और ताकि थोड़ी सी जो नीश रिसर्च है उसके ऊपर, वो उसके अंदर ये हम पाइथन वाले टूल्स नहीं करेंगे,
क्योंकि वो बाकी स्टूडेंट्स के लिए, उनके जो उधर हैं उनको तो इन चीज़ों का नहीं है। उनको वहाँ पे मैं आपको जनरल जो है वो बताऊंगा कि आपके पास अगर AHREF या सैमरश वगैरह नहीं है, अगर हैं तो मैं शायद सैमरश से आपको कोई एक्सरसाइजेस वगैरह बता दूं। अदरवाइज उसके बगैर आपने जब फ्री टूल्स के साथ करनी है कीवर्ड रिसर्च या नीश रिसर्च करनी है तो वो कैसे करनी है। मोस्ट प्रोबेबली आई विल ट्राई कि नेक्स्ट वीक में ये हो जाए। सर हम यहाँ पे भी करेंगे ठीक है। प्रोग्रामिंग के साथ? आप जो चीज़ें मैंने आपको उधर बता रहा हूँ ना, वो तकरीबन 90-95% ऐसा वो चीज़ें होंगी जो आप यहाँ पे प्रोग्रामिंग के साथ भी कर सकते हैं। मसलन मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे ये एक्सट्रैक्ट हुज की इंफॉर्मेशन है जहाँ पे जो आपको नज़र आ रही है। तो मैं बच्चों को बता रहा हूँ कि अच्छा ये आप स्टूडेंट्स हैं, आप ये देखें, आपने यूज़र की इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है कि वो वेबसाइट रजिस्टर्ड, डोमेन रजिस्टर्ड कब हुई है। तो उसके लिए वेबसाइट पे हज़ारों टूल है, या मेरा टूल, मैं अपना टूल ही दिखाऊंगा उसमें ऑफ कोर्स। तो जब मैं ये टूल्स दिखा रहा हूँ वो एनालाइज कर रहे हैं, तो अब जब आप कर रहे होंगे तो आप स्क्रिप्ट के जरिए भी इसको कर सकते हैं फिर, क्योंकि स्क्रिप्ट तो मैंने आपको दिया होगा ना करने के लिए। तो दैट्स दी प्रोबेबली द एडवांटेज फॉर यू कि आप ज़्यादा स्पीड के साथ फिर वो प्रोसेसिंग जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप जाए ना, यहाँ पे मैंने इसको टाइप नहीं किया, ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये वेबसाइट पूरी की पूरी, इसके बैक एंड पे जब भी आप कहीं पे कोई टूल्स या फ्री ऑनलाइन टूल्स पे जाएंगे ना, इसकी बैक एंड पे सारी के सारे पाइथन के टूल्स हैं। मैंने हर तो काफी अरसे से इसके ऊपर मजीद टूल्स नहीं डाले, लेकिन ये जितने भी टूल्स हैं ये सारे बैक एंड पे जब भी आप क्लिक करते हैं ना, फर्ज करें आप यहाँ पे स्कीमा चेकर पे क्लिक करेंगे, आप वेबसाइट देंगे, एनालाइज पे क्लिक करेंगे, तो बैक एंड पे पाइथन का कोड ही एग्जीक्यूट हो रहा होता है, और वही कोड आपको दूंगा। तो आप उस कोड को लेके जो है वो यूज कर सकते हैं और अपना जो है वो काम जो है वो कर सकते हैं। ये जैसे साइट मैप्स को आपने एनालाइज कैसे करना है, ये मैंने कुछ चीज़ें आपको मेरे ख्याल में लास्ट सेशंस में बताई थी। लेकिन क्योंकि अभी आप लर्न कर रहे हैं, सारा शुरू में है, तो इस वजह से जो है वो कुछ चीज़ें जो है वो इट टेक्स टाइम टू प्रोसेस। आप आराम से करें, इंशाल्लाह चीज़ें हो जाएंगी, बट दे यूजुअली टेक टाइम। मतलब रातों रात तो कुछ भी नहीं होता ना, इजी कम इजी गो है वो वाला साहब है। जब आप मेहनत की होगी तो आपको जो है वो सहूलत रहेगी। अब मेरे साथ ये है कि मैं पिछले 20-25 साल से 2000 से प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ। तो मैं जब प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ, प्रोग्राम लिख रहा होता हूँ, तो मतलब वो दिमाग में चाह रहा होता है कि यहाँ पे मैंने ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो अगर आप थोड़ा सा ज्यादा अरसा तक काम करते रहे ना, तो वो आपकी एक हैबिट बन जाती है, माइंड सेट बन जाता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप बस से उतर के अपने घर जाते हैं फर्ज करें, तो आपको इधर उधर नहीं देखना पड़ता, या गूगल मैप्स पे गली नहीं देखनी पड़ती, आप आंखें बंद करे हुए घर पहुंच जाते हैं। तो वो यही सीन है यहाँ पे, जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं या आप अपनी गाड़ी चला रहे हैं, तो आपके रिफ्लेक्स जो है वो खुद ब खुद जो है ना आपको अपने घर की तरफ गाड़ी मोड़ने पे मजबूर करते हैं। तो इसी तरह जब हम प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, जब आपका हाथ बैठा होता है, तो आप ये नहीं सोचते कि इफ एल्स का मेरे पास या इस फंक्शन का सिंटैक्स क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली खुद ही काम कर रहा होता है आपका ब्रेन। जैसे आप चैट जीपीटी को कहें कि पाइथन का कोड लिख दे, तो उसका भी दिमाग खुद काम कर रहा होता है, वो कोड आपको लिख के दे देता है। तो ये चीज़ है, आप को इंशाल्लाह इसमें से और भी काफ़ी चीज़ें जो है वो सीखने को मिलेंगी। तो मेरे ख्याल में नेक्स्ट वीक मैं अभी बात करता हूँ, तो फिर आपके साथ मरियम जो है वो शेयर कर देंगे। अगर वो फाइनल हो जाता तो फिर ग्रुप के अंदर, जो छोटे वाला ग्रुप है उसके अंदर मैं शेयर करूंगा, क्योंकि बड़े वाले ग्रुप पे जो है ना वो अ, उसका खैर ऐसा जितना कोई बड़ा फ़ायदा नहीं है, और ना ही मेरी कोई उधर उधर कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट है या किसी किस्म की इंटरेस्ट है। तो इधर ही रखेंगे इसको। सर जी आप जो कह रहे थे कि हम एफिलिएट प्रोग्राम मतलब जो जो लोग ज्यादातर करते हैं हम उन्हें नहीं लेके चलते, हम कोई और फाइंड करते हैं। तो सर क्या वो जैसे हमारे इधर है पाकिस्तान में दराज है, दराज से लोग परचेज करना पसंद नहीं करते, तो क्या ये एक हर कंट्री में ये सीन होता है? जी बिल्कुल होता है। जैसे आप जाएं ना, फ़र्ज़ करें इधर जाता हूँ मैं, आपको जर्मनी का दिखा देता हूँ, क्योंकि मुझे इसका पता, और हम यहाँ पे क्योंकि जर्मन मार्केट में इसके साथ काम करते हैं, तो इस वजह से मैं आपको बता देता हूँ। अब जैसे ये पाकिस्तान में जैसे दराज है, या आप कह लें ये मीडिया मार्क के नाम से हमारे यहाँ पे एक कंपनी है, जो कि आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्ट्स या जो टेक गैजेट्स हैं ना, वो सारे के सारे आपको ये यहाँ से आप परचेज कर सकते हैं, टेलीफोन का कॉन्ट्रैक्ट वगैरह और बाकी सारी चीज़ें। तो इनका जो अफिलिएट प्रोग्राम है, उसको लेने के लिए भी आपको अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ती है।
यानी आप यहाँ से लोग परचेज करते हैं, तो मैंने अगर रिकमेंड किया तो आप यहाँ पे जाएं और यहाँ पे जाके आप इसको परचेज कर सकते हैं। पाकिस्तान का मसला ये है कि एक तो कमीशन इतना ज़्यादा नहीं है, दूसरी बात ये है कि लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा डाउटफुल बहुत ज़्यादा, मतलब उसके अपने प्रॉब्लम्स हैं ना, दराज के अपने प्रॉब्लम्स हैं। जो हम वो कहते हैं वो किसी आपने आप फर्ज करें लैपटॉप मंगवाया और अगले बंदे ने पत्थर रख के भेज दिया, अब आप क्या करेंगे उधर? ठीक है, तो ये जो वेबसाइट है यहाँ पे हम करते हैं, ये वाली जो है मीडिया मार्ट से भी हम लेते हैं। इसी तरह अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट बना रहे हैं ना उसकी, अगर टेक की है, बस जैसे आपका मोबाइल फोन है, या फर्ज करें आपकी वेबसाइट जो है वो स्विंग मशीन्स के ऊपर है, या वॉशिंग मशीन्स के ऊपर है, या रेफ्रिजरेटर्स के ऊपर है, या स्कूटर के ऊपर है, तो ये जो टेक वाली चीजें ना इनके साथ है, तो हम फिर वो मीडिया मार्केट की जो एफिलिएट है वो ले लेते हैं। मीडिया मार्केट के अलावा इन्हीं की एक जो है ना सिस्टर कंपनियां सटून के नाम से या सचन के नाम से, इधर से भी हम जो है वो ले लेते हैं एफिलिएट। अगर आप बैंकिंग वाली साइड पे हैं तो वहां पे ये वाले जो है ये काफी अच्छा जो है ना देते हैं, N26 वाले जो है, इनसे जो है फिर हम अफिलिएट ले सकते हैं। ये ऑनलाइन डिजिटल बैंक है, तो हम बैंक की अगर कोई प्रोडक्ट हो तो ये भी एक अच्छा अफिलिएट का जो है ना वो सोर्स बन जाता है। इसके अलावा वाइज के साथ भी है, एक स्टूडेंट है मेरा वो जो है ना वाइज के साथ काम कर रहा है, तो उस मतलब वो वाइज को रिकमेंड करता, तो वाइज से भी अच्छे ऐसे पैसे N26 से भी अच्छे बन जाते हैं, इससे भी उसके अच्छे बन जाते हैं, ये वाइज से भी पैसे वो उसके बन जाते हैं। तो ये वो वाली हैं जो मैं कर रहा हूँ या मेरे स्टूडेंट्स कर रहे हैं ऑलरेडी मार्केट में, इस वजह से मुझे इसका पता है, वाइज का भी और बैंकिंग में भी है, और इसके अलावा इंश्योरेंस में विया नोवा का है। एक मिनट, सॉरी, ऑटोनोमा है। जैसे आपको यहाँ पे मैं अभी बता देता हूँ, जैसे ये हमारी जर्मनी की जो प्राइवेट नियो ब्रोकर्स हैं उनमें ये एक बड़ी कंपनी है जो कि आपको इंश्योरेंस वगैरह जो है वो प्रोवाइड करती है। तो हम मतलब ये मेरे कोई एक स्टूडेंट है उसकी वेबसाइट इसी के ऊपर है, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह इससे बहुत ज़्यादा पैसे बनते हैं, क्योंकि ये जो इंश्योरेंस वगैरह होती हैं इनके इनका जो बजट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इसके लिए यहाँ पे जो है वो लोग जो है वो पैसे भी ज़्यादा देते हैं, जब आप कोई आपके रेफरेंस से जाके करेगा तो वो भी पैसे मिल जाते हैं इधर। इसके अलावा बैंक्स के पैसे ज़्यादा होते हैं और फर्जी इंश्योरेंस के पैसे जो है ना इन दोनों से ज़्यादा मिलते हैं पैसे। आप इन दोनों को जो है मतलब इस तरह करके देख सकते हैं कि आप जिस स्पेस में काम कर रहे हैं वहाँ पे कैसे पैसे बनते हैं। कंपटीशन में तो सर फिर हाई होता होगा ना इनमें, ये है। नहीं नहीं, आपको कंपटीशन का मसला नहीं है उतना होता, क्योंकि अगर आपकी जो अपने पास आपकी ट्रैफिक आ रही है वो तो आपकी है ना। आप इंश्योरेंस के राउंड करेंगे ना अगर अपनी वेबसाइट पूरी की पूरी, और आपका कंटेंट अच्छा नहीं होगा तो कोई भी बंदा आपके पास नहीं आएगा ना। आपका कंटेंट, कंटेंट इज किंग। आप अच्छा कंटेंट अपना लिखें और उस कंटेंट को आप मोनिटाइज करें टुवर्ड्स थर्ड पार्टी, जैसे ऑटोनोवा मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, या वाइज का बैंक हो गया, इस तरह और बहुत ज्यादा बैंक है। तो आप बैंकों की इंश्योरेंस करें, और बैंक तो आपको पैसे देते हैं और इंश्योरेंस वाले भी बहुत ज्यादा पैसे देते हैं इधर। मतलब अगर आप इंश्योरेंस और बैंकिंग के चक्कर में पड़ गए तो आप अमेजोन को भूल जाएंगे, अमेजोन तो कुछ भी नहीं देता। अफिलिएट के जो पैसे होते हैं वो तो कुछ भी नहीं है जो अमेजोन आपको दे, या तो सर फिर उसके एडसेंस भी कुछ भी सर इतने पैसे नहीं देता। सर जी फिर उसके टॉपिक वगैरह कौन से हैं इसके लिए, मतलब बैंकिंग के लिए हाउ टू ट्रांजैक्शन इन बैंक, इस टाइप के कीवर्ड होंगे या कि कोई और टाइप के होंगे? मजे की बात बताऊं, ये कीवर्ड हाँ जी। हमारा कीवर्ड है, मैं आपको बता देता हूं। हाउ टू ऑपरेट मशीन मशीन इन जर्मनी। ये देखें, आपको आपका ये एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के ऊपर जो है हजारों की तादाद में ट्रैफिक आती है, और जर्मन ट्रैफिक आती है, वो एक्सपर्ट जो जर्मनी में रहते हैं। ठीक है, अब मैं यहां पे बता नहीं रहा कि इसमें से हमारी वेबसाइट्स कौन सी हैं। ठीक है, तो यहां पे आपको हमारी वेबसाइट भी कहीं नजर आ जाएगी, मतलब आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज इट। ठीक है, लेकिन अब क्वेश्चन आपकी क्यूरी देखे ना, आपकी क्या है क्यूरी? है कि एटीएम मशीन को ऑपरेट कैसे करना है। भाई जर्मन एटीएम मशीन डिफरेंट होगी अमेरिकन से या पाकिस्तानी से, एटीएम मशीन इज एटीएम मशीन। लेकिन मैं आपको कंपैरिजन में बता रहा हूं कि कितनी छोटी छोटी क्यूरीज होती हैं और उसके ऊपर से भी अच्छे से पैसे बन जाते हैं।
और टॉप के ऊपर तो यार यहाँ पे वैसे भी वाइज बैठा हुआ है। तो आप इस तरह करके आप इंग्लिश में भी बना सकते हैं जर्मनी की वेबसाइट ना, यानी आपकी अगर कैटेगरी ऐसी है जिसमें आप एक्सपर्ट्स को डील कर रहे हैं तो दैट्स वेल एंड गुड। जैसे आप ये देखें ना, यहाँ पे एक वेबसाइट है सिंपल जर्मनी, आप इस वेबसाइट के ऊपर जाएं, इनका यूट्यूब का चैनल भी है, ले जाएं, हो जाएं शुरू, इसको पकड़ लें। ये दो लड़कियां जिनकी वेबसाइट है, और ये जर्मनी में आपने एज ए एक्सपर्ट आना, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करें और ये आपको बताएंगे मूव कैसे करना है जर्मनी। ये कीवर्ड्स हैं सारे के सारे इनके, और ये उनके आर्टिकल्स हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग इन जर्मनी, ये इंग्लिश में है सारा का सारा। अब आप इसको चैट जीपीटी से कार्ड कंप्लीट करना चाहते हैं या खुद करना चाहते हैं, दिस इज ऑल अप टू यू। लेकिन ये मार्केट में बहुत ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, अन्य पैसे कमा रहे हैं। अगेन आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज कि मेरे किसी जानने वाले की कोई वेबसाइट यहाँ पे डिस्क्लोज हो जाए, तो मैं इतना ज़्यादा आपको यहाँ पे वो नहीं बता सकता। कुछ मेरी भी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं स्टूडेंट्स की तरफ से। जैसे आपकी अगर कोई वेबसाइट हो तो मैं तो नहीं, किसी और को तो नहीं मैं जाके ऐसे बता सकता ना। तो लेकिन यह है कि इससे पैसे बनते हैं, और लड़के जर्मनी के अंदर तो पैसे बना रहे हैं। जितनी मेहनत आपने पाकिस्तान में करनी है उतनी ही जर्मनी में करके लोग पैसे बना लेते हैं, और फिर इंश्योरेंस में पैसे बन जाते हैं। इसके अलावा और क्या है, इंश्योरेंस के एफिलिएट प्रोग्राम से आपके पैसे अच्छे बनते हैं। इसके अलावा बैंकों के जो हैं वो अच्छे बनते हैं। और इस तरह की जो ये दो मेरे ख्याल में बड़े सेक्टर्स हैं जिनमें पैसे बनते हैं आपके। और टेक के अगर आपकी अच्छी हाई एंड प्रोडक्ट्स है ना, जैसे 600-700 का लैपटॉप है, तो उस पर भी आपके अच्छे पैसे बन जाते हैं। सर जी, तो सर सब टॉपिक है ना सर जी, इनका मतलब सब टॉपिक के अंदर ही सर जी कैसे घुसना है सर जी? वो अभी भी इशू है सर जी, पहले भी इशू था सर जी कि एक क्या नीच को किसके अंदर, छोटा करना उसके किसी नीश का नाम सर दो फॉर ना, मैं एग्जाम्पल बता देता हूँ आपको। सर बैंकिंग है सर, बैंकिंग में सर जी आगे सर जी वो उसकी सर सब कैटेगरीज, फिर उसकी सब कैटेगरीज, फिर उसकी सब कैटेगरीज, पहले तो आप ये इसीलिए देखें कि इस आपके हिसाब बैंक से। कहाँ पे हैं जिनको आप टारगेट कर रहे हैं। आप यूएसए को कर रहे हैं, जर्मनी को कर रहे हैं, पाकिस्तान को कर रहे हैं, ये आपने क्लियर करना, क्योंकि ये एक क्लियर डिवाइड है बिटवीन बैंकिंग सिस्टम्स। जी सर। एक तो आप ये करें, फर्ज करें आप कहते हैं नहीं मैं जर्मनी के बैंक्स जो हैं उनको देख रहा हूँ। अच्छा, जर्मनी के बैंक के अंदर, यहाँ चले मैं आपको पाकिस्तान का कंपैरिजन बता देता हूँ, क्योंकि आप पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान वालों को कंपेयर करना निस्बतन आसान है। अच्छा, इसमें एक कैटेगरी तो आपकी जो है ना रिलीजियस अकायद के ऊपर आ जाती है हमारे पास, जो कि है इस्लामिक बैंकिंग है और नॉन इस्लामिक जो ट्रेडिशनल बैंकिंग है, ये दो आपको मिल जाएंगे। आप कहते हैं कि नहीं मैंने सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग के अंदर रहना है। अच्छा, उसके अंदर आप देखें कि इस्लामिक बैंकिंग के अंदर जो फिनांस की प्रोडक्ट्स हैं वो कौन कौन सी हैं, किस चीज के ऊपर जो है वो लोग ज्यादा करते हैं, रिबा क्या है उसकी एक्सप्लेनेशन करें, उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उनको आप एक्सप्लोर करें। मतलब वहां पे तो आपके पास कोई लिमिट नहीं। फिर आप उसके अंदर भी एक मजीद कैटेगरी ले सकते हैं। शुरू में कहते हैं कि नहीं मैं सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक होम फाइनेंसिंग के ऊपर काम करूंगा, दिस इज मोर देन इनफ फॉर यू टू गेट स्टार्टेड। और जब आप होम फाइनेंसिस का काम कर लें, फिर उसके साथ आप कह लें, मतलब आप कोई यूटिलिटी क्रेडिट्स हैं अगर वो आपको दे रहे हैं तो आप वो ले सकते हैं। फर्ज करें आपने गाड़ी लेनी है इस्लामिक फाइनेंस के ऊपर, तो अगर वो ऑफर कर रहे हैं तो उसके ऊपर आपने किन किन चीजों का ख्याल रखना है, आप गाड़ियों वाली साइड पे चले जाएं। लेकिन जब काम कर रहे हो तो शुरू में सिर्फ एक माइक्रो नीश को पकड़ें, ज्यादा ना पकड़ें। तो आपने वो छोटे छोटे चंक्स में लेके चलें उसको, तो फिर कोई मसला नहीं है। और सर साइड सर एक ही लेके चलनी चाहिए, या कि सर या कि साथ में मतलब एक टॉपिक पे एक बना ली, दूसरा टॉपिक पे दूसरी बना ली, या कि उसी एक साइड को ही मतलब पूरे पे कवर करेंगे? मेरा मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है मैं आपको वो बता देता हूँ, एक मिनट। जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बता देता हूँ कि एक वेबसाइट को लेके चलें और उसके ऊपर काम करें। और टेक्निकली जो ट्रिक है इसके अंदर ये है कि लोग जो है वो मल्टीपल वेबसाइट्स की रजिस्ट्रेशन इकट्ठी करवा लेते हैं। आपने अपनी अपनी नीश फाइंड आउट करनी है। अगर आप कहते हैं कि नहीं भाई मैंने सारी वेबसाइटें बनानी ही बैंकिंग सेक्टर के अराउंड है, एक वेबसाइट बनाई उसके बाद दोबारा दूसरी नेक्स्ट वेबसाइट भी मैंने बैंकिंग के ऊपर ही बनानी है, तीसरी भी बैंकिंग के ऊपर बनानी है, तो फिर आप उनकी रजिस्ट्रेशन पैरेलल करवा रहे हैं ताकि एक दूसरे को आप लिंक देने के काबिल हो। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं भाई मैं स्टार्ट कर रहा हूं, तो बेशक सिंपल एक वेबसाइट को लेके स्टार्ट करें। अगर आपने कभी वेबसाइट नहीं बनाई तो फिर एक वेबसाइट को लेके जो है वो आप स्टार्ट करें, और मल्टीपल को ना लें। फिर अब ये देखें ना, मैं आपको फिनांस की बात की तो मेरे जहन में ऐसे ही आ गया, ये मेरे ख्याल में इस्लामिक फिनांस के ऊपर सबसे बड़ा जो चैनल है वो ये है।
इनका यूट्यूब चैनल भी है इस लड़के का, ये बैंकर है बेसिकली, इस्लामिक फिनांस गुरु IFG के नाम से। इनकी वेबसाइट पे जाएं, इनके यूट्यूब चैनल पे जाएं, तो आपको पूरी की पूरी डिटेल मिल जाएगी इस्लामिक फिनांस और उससे रिलेटेड जो कुछ भी है। ये वेबसाइट है पूरी की पूरी, इसको कंप्यूटर बना के चले, हो जाए यूके में शुरू। देखें इन्होंने क्या क्या लिखा हुआ है, इन्वेस्ट कैसे करना है आपने। अब ये वो टेक एक्सपर्ट है बेसिकली IFG वाले जो है, लेकिन ये आपके लिए एक अच्छी एग्जांपल है इफ यू वांट टू गो टुवर्ड्स बैंकिंग एंड देन इस्लामिक बैंकिंग। ये देखें ना, डिजिटल प्रोडक्ट आई है ना मेरे सामने अभी, IFG की बुक की आई है ना अभी आपको, जो मैंने अभी क्लोज किया है, तो उन्होंने डिजिटल प्रोडक्ट्स भी लगाई हुए हैं, बल्कि यहाँ पे कुछ प्री ऑर्डर का भी सीन है, पता नहीं ये क्या है। ये उन्होंने अपनी कोई किताब है वो भी बेच रहे हैं। खैर इसके ऊपर अभी उनके कोई रिफ्यूज नहीं है। ये इब्राहिम है, इब्राहिम खान, जो कि ये कर मोस्ट प्रोबेबली शायद पाकिस्तानी है, ये पाकिस्तानी यूके नेशनल है। तो ये कहने का मतलब ये है कि आप अपनी नीश एक लें और उसके अंदर रहें बस। फिर ये फिनांस की सारी कैटेगरीज को करते हैं। आप कहते हैं नहीं मैंने इस्लामिक फिनांस में सिर्फ होम फिनांस को करना है, सॉरी जो मॉर्गेज होते हैं ना, मैंने सिर्फ उनको करना है, मैंने और किसी को नहीं करना। जब एक दफा एक चीज हो जाए फिर नेक्स्ट पे चले जाएं। यानी आपने स्टॉक्स पे जाना है, फर्ज करे कहते हैं नहीं जी आपने इस्लामिक इन्वेस्टमेंट करनी है और स्टॉक्स की सबसे बेहतरीन वेबसाइट मेरी है। मुझे नहीं ख्याल कि अभी कोई है ऐसी वेबसाइट, मतलब स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, क्योंकि मुझे ये क्वेश्चन काफी लोग करते हैं कि जी हमने ETFs लेने हैं और कौन से एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स लें हम इस्लामिक फिनांस में इन्वेस्टमेंट के लिए। वो हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कोई वेबसाइट भी ऐसी एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, आई डोंट नो। तो ये इस तरह करके आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी, लेकिन ये है कि जब आप काम कर रहे होंगे तो रूल्स जो हैं वो बाकी सेम है। बाकी वेबसाइट है, वेबसाइट तो सादा है, नेटलीफाई के ऊपर होस्ट कर लें, आपका खर्चा कोई नहीं आएगा। जी सर जी, मैं इसको अपना एक मतलब प्रिपेयर करता हूँ अब, जी जी। कल से और इंशाल्लाह इस पे मतलब साथ करता हूँ, बहुत फिर आपको ज़्यादा मैं जो है रिपोर्ट वो दूंगा इंशाल्लाह। आ जाती हैं हमारे पास। ये देखिए मैंने आपके सामने अभी इसकी चेक की है, इस्लामिक फिनांस गुरु की आर्काइव डेट देखी है, 2015 के लगे हुए हैं ये, जी सर। ठीक है। तो आप इसको जो है इनको इसमें सर ज़रा देखें और एक एक डोमेन पकड़ें और एक वेबसाइट। आपकी अपनी बैकग्राउंड क्या थी, मैं भूल गया हूँ, जहन में नहीं यार, कंप्यूटर साइंस है ना? जी सर जी, सर और जी तो आपको वो चेंज कर लेंगे सर जी, वो ऐसे नहीं किया वो, मतलब कि ज्यादा तो नहीं किया प्रोग्रामिंग को मैंने, टच तो मैं चेंज कर सकता, कोई इशू नहीं है सर जी, तो मुझे ही आप एक पकड़ना है एक काम साथ करें कि का। आप सिंपल एक डोमेन लें अपनी, कोई भी आप ले लें। आप फर्ज हाँ जी। करें आप कारपेंटरी ले लें, मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ। कोई एक डोमेन हाँ ले जी। लें और उसी के अराउंड रहें हाँ आप। जी। जब आप सिलेक्ट कर रहे होते हैं तो कोशिश करें कि आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो 70 80 100 यूरो से लेके $100 से लेके $200-300 के दरमियान में हो, क्योंकि ये वो प्रोडक्ट्स हाँ हैं जी। जिनके डिसीजन ऑनलाइन हो जाते हैं और पैसे भी अच्छे मिल जाते हैं। इससे ऊपर की जो प्रोडक्ट्स होती हैं उसके डिसीजन नॉर्मली लोग लैब्स के अंदर जाके या दुकान के ऊपर जाके करते हैं। तो जब जी आप सर। प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहे हो तो आप नीश उसमें काम करें जिसकी प्रोडक्ट लोग ऑनलाइन परचेज करते हैं और ऑनलाइन भी करते हैं। और लेकिन ये नहीं है कि आपने फ़र्ज़ करें, मैं आपको बता देता हूँ, ये स्विंग वाली नलकियाँ होती हैं, आप वो बेच रहे हैं, वो ₹2 की बिकती है नलकी, आपको क्या मिलेगा उसमें से? तो प्रोडक्ट हो जो जी सर। 150 की हो भी ना, मतलब आपका 2.5-3% कमीशन है, तो कम से कम 2-3 यूरो तो मिले ना आपको। जी सर जी, जो आपने बैंकिंग वाला और ये जो बताया ना, इसमें लोग भी कम होंगे वैसे सर जी। जितने पाकिस्तानी जो कोर्स सेल कर रहे हैं मुझे ये कहते हैं कि आपने ना हेल्थ और फाइनेंस में नहीं जाना। मेरा ख्याल है कि हेल्थ और फाइनेंस में शायद उनकी अपनी साइट्स होंगी। नहीं, हेल्थ और फाइनेंस का एक बड़ा मसला ये है कि आपको जो है ना गूगल पेनल्टी बड़ी जल्दी लगाता है, क्योंकि पैसों का मामला और हेल्थ का मामला आ जाता है। तो सर वहाँ में सरवाइव कैसे करेंगे मतलब अगर हम मतलब वो एक आपने क्या अपनी कर सकते। टॉपिकल अथॉरिटी बनानी है ना। मतलब आप देखें मेरा काम, अब मैं हमारे पास जो बैंकिंग की या इससे रिलेटेड जितनी भी एफिलिएट्स की वेबसाइटें हैं, जो बंदा चला रहा है वो भी कंप्यूटर साइंस का इंजीनियर है, कंप्यूटर साइंटिस्ट है, लेकिन वो उसको एफिलिएट मिलती है। जी सर। तो वो ये है सर ना कि जी फिर अभी। आपने ट्रैफिक ड्राइव कैसे करनी है, ये एक सेकेंडरी जी स्ट्रैटेजी सर। है। आप सबसे पहले ये देखें कि आप करना क्या चाहते हैं। जी सर। इंश्योरेंस और हेल्थ में जो है ना आप, सॉरी हेल्थ तो मैं किसी सूरत भी रिकमेंड नहीं करूँगा। जी सर जी। अब सर देखें जी ना, बिजनेस। आप फूड की वेबसाइट बनाओ और उसके अंदर हेल्थ डाल दें, दैट्स स्टिल वैलिड, जी सर। क्योंकि फिर आपकी सर जी। वेबसाइट फूड की वेबसाइट है, उसमें आप हेल्थ की कोई प्रोडक्ट बेचना चाहें तो बेचें।
सर जी जस्ट ना मुझे कोई 2-3 मतलब टॉपिक, एक तो बैंकिंग हो गया सर जी, मैं इस पे ना मज़ीद रिसर्च करूँगा इंशाल्लाह। इंश्योरेंस को देखें, बैंकिंग को देखें, ये दो मेन चीज़ें हैं। कोशिश करें कि टेक की वेबसाइट से बचें। उसकी वजह पता क्या है? उसकी वजह यह है कि हर दूसरा पाकिस्तानी टेक की फील्ड में बढ़ा हुआ है। तो ना सर बैंकिंग सर जी इन दोनों पे मतलब मैं इंशाल्लाह रिसर्च करूँगा अब, और आपको जो नेक्स्ट वीक नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें सर बताऊँगा सर, जी सब जी। शेयर करूँगा डाटा। हाँ बिल्कुल, टेक को अवॉइड करें, क्योंकि टेक में पैसे बन जाते हैं, लेकिन मसला ये है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आपकी वेबसाइट किसी एक पाकिस्तानी के हथे चढ़ गई ना, उसने सुबह पूरी की पूरी कॉपी मार देनी है उसकी, हाँ जी सर जी ऐसे ही है। और आप कुछ नहीं कर सकते उसके ऊपर। मतलब आप जो है वो उसको जो ना टेक डाउन नोटिस भी भेजेंगे, मतलब हाँ जी डीएमसीए की रिक्वेस्ट भी भेजेंगे, लेकिन वो कुछ होगा नहीं उसके ऊपर। मतलब वो वेबसाइट जब तक डाउनलोड होगी, आपका बेड़ा गर्क कर चुकी होगी वो। और आप सर। कितनों को भेजेंगे? क्योंकि टेक में ये है ना, पाकिस्तान में तो हर दूसरा बंदा कहता वो लैपटॉप की वेबसाइट बना लेने हैं या माउस की सर जी बना लेते, कुछ इस तरह करके। तो सर आप इस थोड़ा यूनिक लेके आए इसके अंदर, यूनिकनेस। सर इस्माइल ब्लॉगर ने जो भी सर जी बताया और लैपटॉप का, सर ये लैपटॉप में कंपटीशन ही बहुत ज़्यादा हो गया था सर। जी जी। उनकी अपनी वेबसाइट भी लैपटॉप के ऊपर थी ना, पहली वेबसाइट जी सर इस्माइल जी। ब्लॉगर की। उनकी जो अपनी पहली वेबसाइट थी वो इसके ऊपर थी, लैपटॉप के ऊपर थी। बाद में उनकी टेक वाला के नाम से वेबसाइट थी, जो कि काफ़ी पॉपुलर गई, वो उसने उनको फेम दिया बेसिकली। और उनका काम भी माशाल्लाह बड़ा अच्छा है। मतलब पाकिस्तानी लड़के जो बड़ी मेहनत कर रहे हैं वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। आई मस्ट अप्रिशिएट इट। क्योंकि मैं खुद तो पाकिस्तान में नहीं हूँ, लेकिन मैंने जिनका काम देखा है वो माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन ये वो पाकिस्तान में बैठ के कर रहे हैं, तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते? सवाल ये है। सर सर जी जब मुझे एक सर चीज़ मिली आर्ट इंश्योरेंस को सर जी बंदा पकड़ सकता है जी जी, आप ऑटो पूरे इंश्योरेंस का ले। अब पूरा। देखिए, इंश्योरेंस में आए हैं तो इंश्योरेंस के अंदर जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दी है, ये हेल्थ इंश्योरेंस की दी है। ये वाली जो आपको दी है मैंने, ये हेल्थ इंश्योरेंस है। मतलब सर हर चीज़ की सर इंश्योरेंस हो सकती है जी, जो भी चीज़ है उसकी दुनिया हर में चीज़ की सबसे इंश्योरेंस ज़्यादा मतलब। इंश्योरेंस पता है कहाँ पे बिकती है? हाँ जी सर जी। जर्मनी में। यहाँ पे जो टॉयलेट के अंदर, गटर के अंदर जो लगा नहीं होता, पाइप जो होता है गंद वाला, उसकी भी हाँ जी सर इंश्योरेंस जी। होती है। हाँ सर जी। जो आपके घर की चाबी है उसकी भी इंश्योरेंस बिकती है यहाँ पे। मतलब सर जी ये है ना सर जी कि अब मैं सर जी एक साइट निकाली है मैंने, तो सर जी उसमें सर हर चीज़ की उन्होंने दी है, PWC की दी है, होम ओनर्स की दी है, रेंटर्स की दी है, मतलब मोबाइल होम की दी है, लैंडलॉर्ड की दी है, फ्लड की दी है, अर्थक्वेक की दी है, मतलब हर चीज़ के लिए है। जी जी। कोरोना सर की ये मैं इंश्योरेंस मजीद। है। मतलब बाकी चीज़ें आप छोड़ें, जितनी मेडिकल या उससे आपकी टिकट जो है वो आपकी, आप जब टिकट बाय करते हैं, एरोप्लेन की टिकट लेते हैं, उसकी इंश्योरेंस होती है। ट्रेन की टिकट, ट्रैवल की इंश्योरेंस होती हैं। तो हर चीज़ की इंश्योरेंस आपको मिल जाती है। तो आपने ये देखना कि आपकी अपनी जो नीश है जिसके अंदर आप काम करना चाहते हैं वो क्या है, उसको पकड़ लें और उसी के अंदर अंदर रहें। और कोशिश करें वो नीश ना हो जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कॉमन है। और सर जी इसके जो कीवर्ड होंगे वो कौन से इंटेंट के होंगे, इंफॉर्मेशन होंगे, कौन से होंगे? जी, आपने इंफॉर्मेशनल कंटेंट बनाना है, अदरवाइज आपकी वेबसाइट पे कौन आएगा? जी सर, मतलब हाउ टू बेस्ट स्टोरेज टाइप का जो है। हाँ जी। अब मैं ऑटोनोवा की ये वाली जो कंपनी है इसका मुझे पता है, इन्होंने इतना कंटेंट लिखा है, इतना कंटेंट लिखा है कि बंदा पागल हो जाता है। यानी इनकी इनकी एक मीटिंग के अंदर मैं गया तो हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि भाई आपने तो सब कुछ लिख दिया है, इतना कंटेंट इन्होंने लिखा है। इनके पता है 2 या 3 मैगजीन है, मतलब बहुत ज़्यादा कंटेंट लिखा है। तो उसके बाद आप क्या करेंगे जब इतना कंटेंट आप लिख लेंगे? तो आपने ये देखना है कि जिस मार्केट स्पेस में आप काम कर रहे हैं वहाँ पे आप कितना कंटेंट लिख सकते हैं। अब इनका ये जो कंपनी है ना, इसका मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, इनका सारे का सारा इंफॉर्मेशनल कंटेंट है, क्योंकि ये खुद अपना कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं और अपने बंदों को इधर लेके आते हैं। लेकिन इनकी 90% क्लिक्स जो होती थी वो ज़ाया जाती थी। 90% क्लिक्स जो बंदे इंफॉर्मेशन कंटेंट लेके इसकी वेबसाइट पे आते थे वो कन्वर्ट ही नहीं थे होते। CTR हाई था, बंदे भी आ रहे थे लेकिन परचेज नहीं थे करते। ये एक इनकी मैंने केस स्टडी पे हम शामिल थे, तो इस वजह से मुझे इसका पता है। बहरहाल एनीवेज, आई डोंट वांट टू डिस्ट्रैक्ट यू। आप अपनी नीश को देखें और उसके अंदर देखें कि आप किस डोमेन के अंदर जो है वो काम करना चाहते हैं। अब ये देखें, जैसे यहाँ पे ये सांसूजार्स फर्जी शुरू, ये दांतों की इंश्योरेंस जो है उसका एक लदा आ गया है। तो
तो आप हाँ डेंटल जी इंश्योरेंस, सिर्फ डेंटल इंश्योरेंस को लहदा लेके जा सकते हैं। प्रॉबेबली आपको कैंसर की इंश्योरेंस लहदा मिल जाएगी अगर आप हेल्थ के अंदर रहना चाहते हैं तो, हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर। डिजीज में मतलब सर, डिजीज में भी सर इंश्योरेंस होगी? किसमें? जैसे जब आप सर कह रहे हैं कैंसर का हो गया, कैंसर की अलग से इंश्योरेंस होगी, डेंटल की अलग से, इसमें भी सर इंश्योरेंस के टाइप्स हैं? जी जी जी, कम से कम आपको डेंटल की इंश्योरेंस जो है वो सेपरेट मिलती है। तो हर चीज़ की सर इसमें इंशाल्लाह मैं सर्च करूंगा। जी जी। और सर बैंकिंग में सर जी, बैंकिंग में सर किस टाइप का होगा, मतलब मिसाल के ऊपर ऑटो बैंकिंग की ऑटो, सर उस टाइप का थोड़ा सा बता दीजिएगा मुझे। बैंकिंग में किस टाइप के कीवर्ड होंगे? किसके ऊपर, सॉरी दोबारा बोलिएगा। बैंकिंग के लिए सर किस टाइप के, जैसे सर इंश्योरेंस में हो गया ना, ऑटो इंश्योरेंस हो गया, मतलब जो जो सर सब कैटेगरीज के आगे सर, मतलब अब ये देखें, थोड़ी सी बॉर्डर ये कैटेगरी में। कंपनियां हुक और बुर के नाम से मेरे पास, मैंने इनकी इंश्योरेंस ली हुई है। जब आप इनके ऊपर आते हैं ना, इसको आप गूगल ट्रांसलेटर में डाल के ना ट्रांसलेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो अगर आप हाँ जी, जर्मन मार्केट को देख रहे हैं तो ये आपको गाड़ियों की इंश्योरेंस भी दे रहे हैं, घर से रिलेटेड हाँ जितनी जी। भी चीज़ें हैं, कानून की जो वकील की इंश्योरेंस होती है वो भी मिलती है, और हेल्थ से रिलेटेड और उस तरह की इंश्योरेंस भी मिलती है। ये 3 बड़ी कैटेगरीज हैं इसकी। तो तो आप फिर इस तरह की एक ही साइड साइड पाकिस्तान में रह के चल जाए तो बंदा सर फिर मतलब वारे न्यारे हो जाते हैं। जी जी जी, बड़ी वेबसाइट, आप अच्छी वेबसाइट हो तो वो मतलब 2-3 लाख डॉलर का, 5 लाख डॉलर का आपका एसेट बन जाता है, मतलब वो थोड़े जी पैसे तो सर। नहीं है। हाँ जी सर जी। और फिर मेरा ख्याल है कि ये रैंक भी वापस से हो जाती है जल्दी, लेकिन टॉपिकल अथॉरिटी बनानी पड़ेगी उसके लिए थोड़ी जी सी जी। मेहनत करनी अब पड़ेगी। ये देखें, ये इनके अंदर जो आप इसके ऊपर क्लिक करें ना, हेल्थ के ऊपर, तो ये हेल्थ हाँ जी। इंश्योरेंस भी दे रहे हैं। इसके अलावा आपको जो है वो दांतों की इंश्योरेंस भी दे रहे हैं, कि जो आप हॉस्पिटल में जाएं तो उसकी एक्स्ट्रा इंश्योरेंस लेनी पड़ती है अगर आपने मतलब लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाह रहे हैं। तो इस तरह की बीमार हो गए हैं तो फिर आपने कैसे एक्स्ट्रा इंश्योरेंस लेनी है कि आपकी सैलरी ना कटे, तो बहुत ज़्यादा होती हैं इसके अंदर, विच यू शुड एक्सप्लोर बाय योर सेल्फ। मतलब मैं अभी उनको इतनी ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा। आप इसको जो है वो अलियांस की वेबसाइट पे चले जाए ना, जो कि एक मशहूर वेबसाइट है जो क्रिकेट के मैचेस को भी स्पॉन्सर करते हैं, अलियंस वाले, ये स्विट्जरलैंड की कंपनी है। उसके ऊपर जाएं, वहां पे भी जो है ना आपको काफ़ी ज़्यादा इंश्योरेंस के ऊपर जो है ना आपको मजीद जो है इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। सर इसमें बैकलिंकिंग पे तो ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, मिसाल अगर मैं इस टाइप की साइट बनाता हूँ तो सर उसमें तो बहुत हाई अथॉरिटी बैकलिंक होंगे और नहीं, काफी महंगे बैकलिंक होंगे। वो बाकी सारी चीज़ें आपको वैसे भी करनी पड़ेंगी। ये नहीं है कि इधर आपको नहीं करनी पड़ेंगी, वो तो आप वो देखें, वो तो आपकी अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट है, वो तो आपको करनी ही करनी है। सर एवरेज सर जो कॉस्ट आती है, मतलब बंदे के पास उतने हों तो बैकलिंक वगैरह के लिए बंदा तब आए, या कि बैकलिंक वगैरह के लिए बाद में मैनेज हो जाता है जब थोड़ी बहुत ट्रैफिक आती है? आप वो देखें, फिर आप स्लो हो जाएंगे, आप स्टीरॉइड्स पे नहीं होंगे, मतलब आप स्पीड से नहीं जाएंगे आगे फिर। हाँ जी। तो मैं अमूमन अपने स्टूडेंट्स को ये रिकमेंड करता हूँ कि स्लोली चले, और जितना हाँ आपका जी। बजट है उसके मुताबिक करते जाएं और कंटेंट पे फोकस करें। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये बताता है, मैं बैकलिंक्स के बड़ा सख्त हलाफ हूँ, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये हाँ जी। बताता है कि जिन स्टूडेंट्स ने बैकलिंकिंग पे ऊपर ज़्यादा फोकस किया था वो जल्दी सक्सेसफुल हुए और उनके पैसे ज़्यादा बने थे। ये मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ। जी सर। यानी आप इसके बैकलिंकिंग के ऊपर काम इसके लिए करें सर ना, हाँ जी सर जी। तो और अच्छा, बैक लिंकिंग में भी जो है ना वो आप कर सकते हैं, जो फ्री बैक लिंक अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं ना आपको, उसकी भी बहुत ज़्यादा हाँ जी। तकनीकें हैं करने की, आप उनको करें, आप ना लें पेड वाले। हाँ जी सर जी, मतलब महीने में सर जी दो दो भी सर जी मिल जाए अच्छे वाले तो वो मतलब काम कर जाएंगे कहीं ना हम्म, कहीं पे। जी जी जी। सर। जी जी। तो वो आप उस तरह के जो है वो ले सकते हैं। इसके ऊपर मेरे ख्याल में उमर ने जो है वो बनाया हुआ है, वो रिपोर्टर वाली जो टेक्निक है, मेरे जेहन से नाम निकल गया उसका, तो उसके ज़रिए भी आप जो है वो बैक लिंक्स जो है वो ले सकते हैं। अ, मैं देखता हूँ, अगर मुझे कहीं पे लिंक मिलता है तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा बैक लिंक्स के लिए। वो पेड लेने की आपको ज़रूरत नहीं है अब। जी सर जी। जी सर जी। आई थिंक ये रिपोर्टर उन्हें ग्रेंजे, सॉरी, विदाउट बॉर्डर आए शायद। मैंने खैर उसको अभी आजकल खुद इतना ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहा, तो मैं कहीं पे मुझे मिलती है तो मैं फिर आपके साथ वो शेयर कर दूंगा इन्फॉर्मेशन कि आपने बैक लिंक्स जो है वो कैसे जी लेने सर हैं। जी। जी सर जी।
किसी और का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। कि सबको क्लियर है? यस सर, अभी तक तो क्लियर है। चलें, सही है। अच्छा हसन, आप ऐसा कीजिएगा, मुझे जो है वो मैसेज कर दीजिएगा, मैं फिर आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ये छोटा ग्रुप इसीलिए मैंने बनाया कि वो जो है ना, ताकि चीज़ें जो हैं वो थोड़ा सा हम कंसंट्रेट करके कम्युनिकेट कर लें। मेरे पास भी हर दफ़ा जो है वो फेसबुक की एक्सेस नहीं होती, तो अगर आपका कोई क्वेश्चंस वगैरह होंगे तो आप फिर मुझे वहाँ पे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। ठीक है सर, मैं कर दूंगा मैसेज। ठीक है। अच्छा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने ना नुमान। आपका जो क्वेश्चन है डाटा के ऊपर, डाटा की क्वालिटी के ऊपर, अगर तो आपके पास डाटा एपीआई से आ रहा है तो देन आप किसी हद तक आंखें बंद करके जो है वो उसके ऊपर एक्सेस कर सकते हैं। मतलब उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो एपीआईज होती हैं वो नॉर्मली वेल डॉक्यूमेंटेड होती हैं। तो जैसे मैंने आज आपको एग्जांपल दिखाई है आर्काइव वालों की, तो ये उनका डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर है, तो इसमें तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता। या फर्ज करें आप कोई भी कंपनी है, बड़ा डाटा जो आपको मिल रहा है, मतलब आपके पास गूगल से आप डाटा ले रहे हैं, गूगल की सर्च की एपीआई है, आपने उससे डाटा लिया, तो ऑफ कोर्स आप उसके ऊपर एक्सेस आप आंखें बंद करके ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो डाटा जो है वो एपीआई के जरिए आ रहा है, तो उसके प्रॉपर पैरामीटर हैं। मतलब अगर वो वहां पर अगर वो डाटा, असल में होता क्या है कि आपके डाटा की जो ट्रस्ट है उसका लेवल इस चीज के ऊपर होता है कि इसकी प्रोसेसिंग किसने की है। तो बाज दफा ऐसे होता है, जैसे अमेजोन भी ऐसे करता है कि जब आप उसका डाटा लेते हैं तो बाज दफा वो पैरामीटर्स को आगे पीछे करके उनके जो नाम है वो चेंज कर देता है। तो जो स्क्रैपिंग कर रहे होते हैं या डाटा हार्वेस्टिंग कर रहे होते हैं, वहां पे आपका कोड किसी वक्त जो है वो काम नहीं करता, तो वो प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन एज पर माय एक्सपीरियंस, जब आपके पास डाटा आ रहा होता है ना एपीआई के रेफरेंस से, तो उसके ऊपर तो आप आंखें बंद करके जो है ना इत्मीनान कर सकते हैं कि ये गलत होने के चांसेस कम है। मतलब मैं उसके ऊपर आंखें बंद करके ट्रस्ट करूंगा। मतलब अगर डाटा गलत है तो फिर गलत है ना, मतलब वो उनके डाटाबेस से आ रहा है, तो या फिर उनका डाटाबेस ही गलत है। अगर अगले बंदे का डाटाबेस गलत है तो फिर इसका मतलब यह है कि हम उसके उस पूरी वेबसाइट के ऊपर ही ट्रस्ट नहीं कर सकते। एक तो यह है कि आप पूरी वेबसाइट पे ट्रस्ट ना करें, और एक आप ये कह सकते हैं कि भाई जो डाटा मेरे पास पहुंचा आया वो ठीक है कि नहीं। यानी जो archive.org है, या तो वो खराब है, वो गलत है, मैंने अगर वो गलत है तो फिर तो आपका डाटा ही खराब है। लेकिन अगर वो ठीक है और आपका डाटा ठीक है कि नहीं, इस चीज के ऊपर आपने बात करनी है। और अगर आप एपीआई के जरिए उसको एक्सेस कर रहे हैं तो देन देयर इज नो प्रॉब्लम, आप उनका डाटा आंखें बंद करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। या आप कहें कि उनकी वेबसाइट ही खराब है। तो ये जो बड़े डाटा प्रोवाइडर्स हैं ना, जैसे आर्काइव वाले हो गए, या आपके पास जो डाटा आता है, आप फर्ज करें ट्विटर से डाटा डाउनलोड करते हैं या फेसबुक से डाटा डाउनलोड करते हैं, यूजर का डाटा डाउनलोड करते हैं अपनी कंपेन्स के लिए, या गूगल एनालिटिक्स का डाटा आपके पास आता है। ये डाटा जो होते हैं इनके ऊपर आप आंखें बंद करके जो है ना जब काम करेंगे तो आपको प्रॉब्लम इस वजह से होगी कि बाज दफा ऐसा होता है कि डाटा के अंदर बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन हुई होती है। तो आपने बिल्कुल आंखें बंद नहीं करनी, आपने थोड़ी सी लॉजिक भी इस्तेमाल करनी है कि भाई ये यहाँ पे डाटा मेरे पास किस किस्म का आ रहा है। सादा जो डाटा आपके पास आ रहा होता है वो आप तकरीबन जो है ना उसके ऊपर प्लस माइनस जो है ना डाटा की एक्यूरेसी के ऊपर कर सकते हैं कि ये अप टू जो है वो टू टू स्टैंडर्ड एविएशन या 2.5 स्टैंडर्ड एविएशन तक जो है ना ये डाटा आपका करेक्ट है। वो जितना भी होगा वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है, ये छोटी जो वेबसाइट्स होती है जिनके डाटाबेस से आपके पास डाटा आ रहा होता है वो डाटा ठीक होता है। जैसे कि archive.com है या whois.com है, उसका डाटा भी ठीक मिलेगा आपको। डॉट कॉम का नहीं, सॉरी, whois के टूल से जो डाटा आपके पास आ रहा है, क्योंकि वो रियल टाइम डाटा आपके पास आ रहा है। लेकिन अगर आप मेरी वेबसाइट पे जाके वेब स्क्रैपिंग करें, तो वेब स्क्रैपिंग करते हुए अगर आपने स्क्रैपिंग में कहीं पे ऊपर नीचे हो गया है तो देन योर डाटा इज नॉट करेक्ट। फिर वो आपको थोड़ा सा उसको देखना पड़ेगा। होता क्या है, आपने H2 एक्सट्रैक्ट किए हैं जो, लेकिन अंदर में वो H3 थे, या कहीं पे वो चीजें नाम ऊपर नीचे हो गए हैं। तो ये आल्सो जो है इस चीज पे डिपेंड करता है कि जिस बंदे ने वो स्क्रैपर लिखा है वो कैसा लिखा है। आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन, आपको समझ आ गई होगी। आप माइक ऑन जी करके भी सर आ समझ सकते हैं। जी जी, जी सर समझ लग चुकी है, जज़ाकल्लाह। ठीक है। तो आप अभी किस डाटा के साथ काम कर रहे हैं नुमान? सर ये गूगल वाले के साथ ही करना है।
अच्छा अच्छा। सर क्लास सेंड हो रही है। चलें सही है, मेरे ख्याल में आज की क्लास को इसी पे जो है ना हम एंड करते हैं, और संडे वाले दिन हमारी नेक्स्ट सेशन होगा, तो उसमें जो मजीद पैरामीटर मैंने आज आपको बताए हैं ना, इनको भी हम देखेंगे, और जो आज का लेक्चर था ये मैं अपलोड कर दूंगा।